सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते हैं? लोअर क्लास। तो भैया जब शराब, अभी आप जाके जेल चले जाइए, कोई से भी जेल चले जाइए, दीपनगर थाना चल जाइए, तिहाड़ चल जाइए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शराबबंदी मिलेंगे, मतलब शराबबंदी के शिकार मिलेंगे। वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये माना जाएगा कि 2030 से नेताओं के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और लगातार हम आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे नालंदा के युवा जिला अध्यक्ष। इनसे पूछेंगे कि इनका जो रणनीति है कैसा चलने वाला है, चुनाव में इनका रणनीति कैसा रहने वाला है, इनका क्या प्लानिंग रहने वाला है, ये सारा चीज़ इनसे जानेंगे। सर, आप युवा जिला अध्यक्ष हैं, युवाओं को किस प्रकार जोड़ने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। युवाओं को जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने तो ऑलरेडी ये मोर्चा चला दिया है। जो मानसिकता उनकी रह रही है, जो हर चीज़ को लेके, चाहे पलायन के लिए हो, चाहे श्रम के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, वो ऑलरेडी आज के युवा उससे रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के युवा जिसका शिकार हो रही है, सबसे बड़ा शिकार हो रहा है पलायन, जिसका प्राइम एग्जाम्पल मैं भी रह चुका हूँ। मेरे जैसे अन्य युवा हैं जो इसका एग्जाम्पल रह चुके हैं, जो बाहर जा रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर बेचारे आने की चाह है पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप IIT से पढ़ लिया, आप IIM से पढ़ लिया, ऐसे बड़े बड़े आप विद्यालयों से पढ़ लिए, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब आपको चाहिए रोजगार कहाँ लाइएगा? शिक्षा तो मिल नहीं पाई, ये तो आपको पूरे बिहार को पता है। अब रोजगार अगर आप शिक्षा लेके भी आ गए, फिर चाहते कि अपने माता पिता के साथ घर पे रह के आप अपना रोजगार ढूंढना चाहेंगे, वो भी नहीं है। यहाँ पे कंपनीज उन्होंने बुलाई नहीं। लालू के शासन में सबको पता है कि टाटा प्लांट जैसे बड़े प्लांट्स यहाँ आना चाहते थे, बट घूसखोरी के चक्कर में उन्होंने मना कर दिया, और वही सेम प्लांट जाके गुजरात में लग गए, वही सेम प्लांट जाके आपके मध्य प्रदेश चले गए, महाराष्ट्र चले गए। आज वो फायदे में, आज हम नुकसान में हैं। जबकि सारे जितने भी शिक्षित लोग हैं बिहार के, मेहनती लोग हैं बिहार के, बट काम बेचारे बाहर प्रदेशों में कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे सुधार लाया जा सके, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी पार्टी ही बोलती है कि जैसे ही उनकी सत्ता आएगी 1 घंटे के अंदर जो है शराब बिहार में चालू कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है, जब शराब बिहार में चालू होगा तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे, बाप हैं, उनके दादा हैं, अगर शराब पिएंगे तो फिर वो उस मेंटल प्रेशर को झेल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ाई अपना जारी कर पाएंगे? देखिए, पहली चीज, शराब बंदी को हटाना या शराब को लागू करना, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रशांत जी बोले कि भैया उसके बाद पी के आप पलट जाइए। उनका कहने का मतलब है कि जो अभी पकड़ा रहे हैं, जो अभी कानून व्यवस्था, रेप मर्डर को रोकना चाहिए, जैसे गोपाल खेमका जैसे बड़े बड़े लोगों को जब सेफ नहीं है गांधी मैदान जैसे इलाकों में, तो उसके लिए क्यों? क्योंकि पुलिस कहाँ बिजी है? बालू माफिया पकड़ने के लिए, शराब माफिया पकड़ने में। पकड़ाता कौन है? गरीब लोग। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? गरीब लोग ना। मिडिल क्लास और हायर क्लास तो पैसे देके छूट जा रही है, और सबसे ज्यादा परेशान कौन होते हैं? लोअर क्लास। तो भैया जब शराब, अभी आप जाके जेल चले जाइए, कोई से भी जेल चले जाइए, दीपनगर थाना चल जाइए, तिहाड़ चल जाइए, जहाँ पे सबसे ज्यादा शराबबंदी मिलेंगे, मतलब शराबबंदी के शिकार मिलेंगे कि बस दारू पिया था, उनको बेल कराने के लिए कोई नहीं है, गरीब लोगों को पैसा देने के लिए कोई नहीं है, तो बेल नहीं मिल रहा है। अब वो जो दिहाड़ी कमाते थे वो बेचारे जेल में बंद है 5 दिन, अब 5 दिन उनके परिवार भी भूखा रह रहा है। तो भैया इसका तो नुकसान ज्यादा है ना। अमीर आप मेरे को कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, कोई भी मंत्री बता दीजिए, कोई भी विधायक सांसद बता दीजिए, सबके आप ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, सबके अंदर शराब मिल जाएगा। बट बता दीजिए, क्या वो जेल में बैठे हैं? क्या वो पकड़ाते हैं? कोई अधिकारी नहीं पकड़ाता है। पकड़ाता कौन है? लोअर वर्ग के लोग। तो अगर हम शराबबंदी कानून को हटा के इसको एक सही तरीके से, एक सही माध्यम से लेके आएंगे, तो इसमें कहाँ कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। और वो ये कभी नहीं कह रहे हैं कि भैया आप पी के पलट जाइए, वो कह रहे हैं कि इससे जो लोग पीड़ित है वो लोअर वर्ग के सबसे ज्यादा पीड़ित है। सर, आप बात कर रहे हैं पलायन की, आप बात कर रहे हैं रोजगार की, आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, लेकिन कोई इस बात पे नहीं, ये बात नहीं बोल रहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या जो है लगातार बनी रहती है। अभी हजारों घर जो है बाढ़ में एकदम ढह जा रहे हैं। लोगों की, हाँ, लोगों की जो है, लोगों की पूरी कमाई जो है घर में बह जा रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपकी सरकार आएगी तो बाढ़ पे कैसे नियंत्रण करें? सबसे पहले तो अभी 4 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। आपका कोशी प्रोजेक्ट चल रहा है, नमामि गंगे चल रहा है, ऐसे 2 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका कम से कम बजट है 30,000 करोड़ से ऊपर, ठीक है। अब ये जो बजट आ रहा है ये हर साल आ रहा है, हर साल हो रहा है, हर साल इस पे काम हो रहा है, हर साल गड्ढा खुदाई हो रहा है, हर साल पानी यहाँ से वहाँ निकालेंगे, हो नहीं पा रहा है। तो हमारे पार्टी सुप्रीमो सीधा बोल रहे हैं कि भैया ये चारों प्रोजेक्ट बंद करो।
क्योंकि इससे फ़ायदा तो अभी तक नहीं हुआ। 20 साल में हमने देख लिया, 20 साल से ये योजनाएं चल रही है। एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक उसको टीम असिस्ट करेगी, एक सीनियर उसके अधिकारी के हाथ में दीजिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया कम से कम अभी क्या हो रहा है कि नमामि गंगे पूरे बिहार में चल रहा है कि इधर से भी पानी का निकास कर देंगे, उधर से भी कर देंगे, निकास कहीं से हो ही नहीं रहा है। प्रशांत जी का कहना है भैया पहले एक क्षेत्र पकड़ो, उसको पहले बाढ़ पीड़ित से हटाओ, उससे पहले बाढ़ से बचाओ, उसके बाद फिर दूसरा क्षेत्र पकड़ो। तो ये होता नहीं है। यहाँ पे सरकारी योजनाएं भी जो चल रही है, सड़क की भी जो सुविधाएं हैं, एक बार में सारा गड्ढा खोद देगा, एक बार में देखिएगा पूरा नाली खोद देगा मोहल्ले का। अरे भैया पहले 100 मीटर बनाइए, 100 मीटर आपका सुरक्षित हो गया, फिर अगला 100 पे जाइए। अब यहाँ पे होता है कि 4 किलोमीटर एक साथ कर दिया, अब पूरा साल सब गड्ढे और नाली में गिरे जा रहे हैं। सेम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ, सेम है कोशी प्रोजेक्ट के साथ। तो भैया जब तक इस पे नियंत्रण नहीं लाया जाएगा, सरकार जो हमारे मंत्री जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें रहना हाई राइज बिल्डिंग में, उन्हें रहना बड़े बड़े बंगलों में, उन्हें बाढ़ पीड़ितों के साथ तो रहना नहीं है। तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट 1 साल में हो या 10 साल में हो, चाहे मत हो, फंड आता रहेगा, काम करते रहेंगे, काम चलता रहेगा, हमें तो डूबना नहीं है। ज़्यादा अगर खराब हो गया हालत तो हम दिल्ली चल जाएंगे, बिहार भवन बैठेंगे, और इससे ज़्यादा क्या होता है। चलिए, आपकी सरकार आ जाती है तो जैसे आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि 2030 से नेताओं के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? जी, सरकार अगर आ गई तो मेरी तो अपनी पर्सनल वो है, प्रशांत जी भी यही कह रहे हैं कि जब तक हम सरकारी विद्यालयों का नियंत्रण अच्छे से नहीं करें, जब तक वो विद्यालय अच्छे से नहीं हो, तब तक हम प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन की फीस दे रहे हैं 15 साल की उम्र तक की, वो सरकारी फंड से जाएगा। तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? वन नेशन वन एजुकेशन करने के लिए सारे राज्य को बैठना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 15 साल से हैं। तो ये बात तो उनको करनी चाहिए थी कि वन नेशन वन एजुकेशन, जबकि वो पूर्ण बहुमत है पिछले 3 बारी से। तो जब वो नहीं कर पा रहे तो एक प्रदेश होके हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। तो प्रदेश के अंतर्गत हम लोग अगर वन नेशन वन प्रदेश हो तो ये हम लोग जरूर लाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3-4 प्रखंडों के मिला के एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जैसे DPS है, वैसे निजी संस्थान विद्यालयों की जगह सरकारी विद्यालय होनी चाहिए, जो 4 प्रखंडों के सारे बच्चे एक साथ एक बड़े विद्यालय में पढ़ सके, जैसे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। तो उस तरीके का हम लोग लाना चाह रहे हैं, बट अब ये तभी होगा जब हमारी सरकार आएगी। तो ये माना जाएगा कि जो बिहार की जनता है 2025-30 से जहाँ पे नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे, जिस स्कूल में पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, उनके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे? जी, ये होगा, एकदम होगा। ये उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति नहीं ठीक होगी, उनको निजी विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा, और उसका फीस जन स्वराज देगी 15 साल के उम्र तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सुना आपने, जैसे इन्होंने बात किया पलायन पे, इन्होंने बात किया रोजगार पे, इन्होंने बात किया शिक्षा पे, और हमने इनसे बाढ़ के बारे में भी चर्चा किया। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हर रोज ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं सुभाष रजक, और आप देख रहे हैं अपना नालंदा। धन्यवाद।